गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मालम दिव्यस। और आज हम स्टैंडर्ड 12th चैप्टर नंबर 5 जो है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन वो हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले तो हम जान लेते हैं कि व्हाट इज़ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। इनहेरिटेंस इन द सेंस आप लोगों को पता होगा, नॉर्मली जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स आपके पेरेंट्स में से आपके अंदर ट्रांसफ़र होते हैं, हेरिडिकली जो भी कैरेक्टर्स या फिर आप बोल सकते हो कि जो भी चीज़ें आपको इनहेरिडिकली मिली है वो सभी चीज़ों को हम बोलेंगे इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन इन द सेंस जो भी आपके पेरेंट्स के अंदर और आपके अंदर जो भी वेरिएशंस आए हैं, राइट, मतलब कि जो भी पेरेंट बॉडी थी और जो भी न्यू ऑफस्प्रिंग फॉर्म हुए हैं उनके दोनों के बीच में जो भी आपको कैरेक्टरिस्टिक चेंजेस जो आपको देखने को मिलेंगे उन्हें हम कंसिडर करेंगे एज अ वेरिएशन। ठीक है, तो सबसे पहले तो स्टार्ट करते हैं कि क्या है ये। इन अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी ए सब्जेक्ट नोन एज जीनेटिक्स डील्स विथ। सबसे पहले तो जान लेते हैं कि जीनेटिक्स क्या है। जीनेटिक्स जो है वो है जीन्स के बारे में स्टडी, राइट, मतलब कि जो भी जीन्स आपके अंदर प्रेजेंट होते हैं उनके बारे में स्टडी करने को हम कहेंगे जीनेटिक्स। और अगर जीनेटिक्स की बात करें तो सबसे पहले जो जीनेटिक्स वर्ड है वो किन्होंने दिया था, तो विलियम बेटसन, राइट, याद रखना है आपको नाम, विलियम बेटसन ने इन 1906, राइट, विलियम बेटसन ने सबसे पहले नाम दिया था जीनेटिक्स के बारे में, राइट। तो जीनेटिक्स क्या है? इनहेरिटेंस, तो वो दो चीज़ों से डील करती है, एक तो इनहेरिटेंस एज वेल एज वेरिएशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग। सबसे पहले तो इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस अब आपको पता होगा कि जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स आपके पेरेंट्स के अंदर से आपके अंदर जो भी ट्रांसफ़र हुए हैं उसे हम कहेंगे इनहेरिटेंस। दूसरी चीज़ जो भी वेरिएशन ऑफ कैरेक्टर्स, मतलब कि जो पेरेंट्स के अंदर जो कैरेक्टर्स थे वो एंड जो ऑफस्प्रिंग के अंदर जो भी कैरेक्टर्स प्रेजेंट है वो, उन दोनों के बीच में जो भी आपको वेरिएशन देखने को मिलेगा उसे हम कहेंगे जीनेटिक्स, राइट। आगे देखते हैं। इनहेरिटेंस मतलब कि हेरिडिटी। सिंपल वर्ड्स में आपको बोला है इनहेरिटेंस मतलब कि हेरिडिटी। It is a process by which characters are passed on from parent to progeny. It is the basis of heredity. समझ में आया? सिंपली लिखा है कि जो भी कैरेक्टर्स पास होते हैं फ्रॉम पेरेंट टू देयर प्रोजेनी या फिर ऑफस्प्रिंग, सिंपली जो ट्रांसफर होते हैं उसे हम कहते हैं इनहेरिटेंस, राइट। दूसरी चीज है वेरिएशन। इज द डिग्री बाय विच द प्रोजेनी डिफर्स फ्रॉम द पेरेंट, मतलब कि कितने वेरिएशंस, कितने कैरेक्टर्स में वेरिएशन आए हैं, राइट, मतलब कि कितने कैरेक्टर्स में चेंजेस आए हैं या फिर डिफरेंसेस आए हैं पेरेंट और प्रोजेनी दोनों के बीच में, तो उसे हम कहेंगे वेरिएशन। क्लियर? आई होप सो आप लोगों को अब क्लियर हो चुका होगा कि इनहेरिटेंस क्या है एंड वेरिएशन क्या है। तो इनहेरिटेंस जो है वो है कैरेक्टर्स जो भी आपके पेरेंट्स के अंदर से आपके अंदर, मतलब कि प्रोजेनी के अंदर जो भी कैरेक्टर्स ट्रांसफर होते हैं उसे हम कहते हैं इनहेरिटेंस या फिर हेरिडिटी। एंड वेरिएशन इन द सेंस जो भी कैरेक्टर्स पास आउट हुए हैं उनके बीच में डिफरेंस कितना है, मतलब कि जो भी प्रोजेनी है वो एंड पेरेंट, उन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस आपको देखने को मिला है उसे हम कंसिडर करेंगे एज अ वेरिएशन। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं जो हमारा चैप्टर नंबर 5 का जो फर्स्ट टॉपिक है, मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, राइट। मेंडल, जैसे कि आपको पता है फादर ऑफ जीनेटिक्स कौन है? जॉर्ज जोहान मेंडल, राइट। जॉर्ज गोर मेंडल जो है वो है फादर ऑफ जीनेटिक्स। अब उनका जीनेटिक्स के अंदर क्या कंट्रीब्यूशन है, राइट, और उनको जो भी सक्सेस मिली उसके रीजंस क्या है, राइट, तो वो आपको पता चलेगा मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस के बेसिस पर। तो स्टार्ट करेंगे हम। सबसे पहले तो आप देख सकते हो कि मैंने क्या लिखा है, मेंशन द कंट्रीब्यूशन ऑफ जॉर्ज मेंडल एंड मेंशन द रीजंस फॉर हिज सक्सेस, राइट, मतलब कि जीनेटिक्स के अंदर
जॉर्ज मेंडल का कंट्रीब्यूशन क्या है वो, एंड उसके सक्सेस के रीजंस क्या थे, उन दोनों के बारे में आपको बोला गया है। तो वो आपको पता चलेगा विद द एक्सप्लेनेशन ऑफ मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, राइट। तो देखो सबसे पहले क्या बोला है, इट वॉज ड्यूरिंग द मिड 19th सेंचुरी द अंडरस्टैंडिंग अबाउट इनहेरिटेंस वॉज मेड। मिड 19th सेंचुरी, राइट, मतलब कि 19th सेंचुरी के बीच में जो सबसे पहली बार इनहेरिटेंस के बारे में जो भी जानने की जो प्रोसेस शुरू हुई, राइट, वो मिड 19th सेंचुरी में हुई थी। देन आफ्टर जॉर्ज मेंडल conducted an hybridization experiment on garden tree plant for 7 years, right। अब जॉर्ज मेंडल जो थे उन्होंने क्या किया कि हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट, हाइब्रिडाइजेशन आप लोगों को पता होगा, हाइब्रिड इन द सेंस किसी भी दो चीज को इकट्ठा करके आप तीसरी चीज फॉर्म करते हो तो उसे हम कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन, राइट। मतलब कि दो चीजों को एक साथ मिलाकर तीसरी चीज अगर आप फॉर्म करो तो उसे कहेंगे हम हाइब्रिडाइजेशन, राइट। तो जॉर्ज मेंडल ने फॉर 7 years, मतलब कि 1956 से लेकर 1963 तक उन्होंने कंटिन्यूसली हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए और उनके बेसिस पर उन्होंने एक लॉ पास आउट किया जिसे हम जानते हैं प्रोपोज्ड अ लॉ ऑफ इनहेरिटेंस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, राइट। मतलब कि ये जो लॉ था, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, वो उन्होंने प्रपोज किया, राइट। देन आफ्टर ड्यूरिंग मेंडल इन्वेस्टिगेशन इनटू इनहेरिटेंस पैटर्न, it was for the first time that statistical analysis and mathematical log were applied। देखो अभी तक क्या हुआ था कि बहुत सारे साइंटिस्ट लोगों ने इनहेरिटेंस को जानने के लिए बहुत सारे एक्सपेरिमेंट तो किए थे, बट जॉर्ज मेंडल जो थे उन्होंने सबसे पहली बार फॉर द फर्स्ट टाइम उन्होंने क्या किया कि उनको जो भी एक्सपेरिमेंट उन्होंने परफॉर्म किया है उनका जो भी उन्होंने डेटा दिया, राइट, मतलब कि जो भी डेटा पब्लिश किया वो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस पर भी बेसिस था एंड मैथमेटिकल लॉग पर भी बेसिस था। मतलब कि हुआ क्या इससे कि उन्होंने जो भी प्रैक्टिकल परफॉर्म किया उनका पूरा डेटा उनके पास था और उनको कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स, कौन कौन से चीज़ों में जो भी चेंजेस मिले थे उनको, वो इजीली इस डेटा के बेसिस पर वो एक्सप्लेन कर सकते थे, राइट। His experiment had a large sampling size which gave greater quality trusted data that he collected। एक तो क्या था कि उन्होंने जो भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया उनके लिए उन्होंने बहुत ज़्यादा सैंपल्स के ऊपर उन्होंने प्रैक्टिकल परफॉर्म किया था, मतलब कि एक्सपेरिमेंट किया था, राइट। ऐसा नहीं था कि एक दो चीज़ों पर ही उन्होंने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करके जस्ट उनको बता दिया कि हाँ इस तरह से प्रैक्टिकल हुआ है, एक्सपेरिमेंट हुआ है, वैसा नहीं था। उनके पास जो भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के लिए उनके पास जो भी रिक्वायरमेंट्स थी वो बहुत ज़्यादा थी, राइट, मतलब कि वो बहुत ज़्यादा चीज़ों का यूज़ करके वो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर सकते थे। तो उन्होंने वो ही किया, बहुत ज़्यादा लार्ज सैंपल साइज लिए, राइट, और उसके बेसिस पर अगर आप जो भी डेटा लास्ट में आप जो भी कलेक्ट करोगे तो वो आपको ट्रस्टेड डेटा होगा, मतलब कि हाँ जो भी डेटा आपको मिला है उसके ऊपर आप जो भी है ट्रस्ट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, हिज कन्फर्म्ड रिजल्ट ऑन सक्सेसिव जनरेशन, उनको जो भी रिजल्ट मिला वो कन्फर्म हो चुका था, राइट, और उसके बेसिस पर क्या पता चला कि जो भी मेंडल बोल रहे थे, राइट, मतलब कि जो भी इनहेरिटेंस के बारे में मेंडल ने जो भी रूल्स दिए वो जस्ट कहने के लिए ही नहीं थे, बट इट इज एन इनहेरिटेंस, मतलब कि जो भी उनके आइडियाज़ जो थे वो अनसपोर्टेड आइडियाज़ नहीं थे, बट जो भी उन्होंने प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया वो इनहेरिटेंस को फॉलो करते थे, मतलब कि जो भी लॉ ऑफ इनहेरिटेंस था उनको वो फॉलो करते थे, राइट। हिज कन्फर्म रिजल्ट ऑन सक्सेसिव जनरेशन proved that his result pointed to general rule of inheritance rather than unsupported idea, मतलब कि वो फॉलो कर रहे थे जनरल रूल ऑफ इनहेरिटेंस को
राइट, और उनके जो भी आइडियाज़ थे वो अनसपोर्टेड आइडियाज़ नहीं थे। देन आफ्टर मेंडल इन्वेस्टिगेटेड कैरेक्टर्स इन द गार्डन पी प्लांट बाय यूजिंग टू ओपोजिंग ट्रेल्स। उन्होंने क्या किया कि उनका जो भी एक्सपेरिमेंट जो था वो उन्होंने कैसे परफॉर्म किया उसके बारे में आपको बोला गया है। सबसे पहले तो उन्होंने क्या किया कि गार्डन पी प्लांट्स लिए। पी प्लांट्स क्यों लिए? पी प्लांट्स ही क्यों लिए? क्योंकि प्लांट्स तो बहुत ज़्यादा है ना, बहुत सारे प्लांट्स हैं, तो उन्होंने पी प्लांट से क्यों लिया? एक तो ये कोई सी भी सीजन में ये इजीली ग्रो हो सकते हैं। दूसरी चीज़ ये शॉर्ट होते हैं, छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं, राइट। तीसरी चीज़ इसके अंदर जो भी फ्लावरिंग होता है वो अच्छे से फ्लावरिंग होता है। इसके बेसिस पर उन्होंने पी प्लांट को पहले चूज़ किया। देन आफ्टर उन्होंने क्या किया, एक जो प्लांट था वो टोल था, दूसरा था वो ड्रॉफ था, राइट। और दूसरी चीज़ सीड्स कैसे लिए उन्होंने? येलो एंड ग्रीन सीड्स लिए। उसके बाद क्या किया उन्होंने? दिस अलाउड हिम टू सेट अप अ फ्रेमवर्क ऑफ रूल्स गवर्निंग इनहेरिटेंस। उसके बेसिस पर उन्होंने एक सेटअप क्रिएट किया, एक फ्रेमवर्क बनाई कि जो इनहेरिटेंस के रूल को फॉलो करते थे। देन आफ्टर Mendel conducted artificial pollination and cross pollination experiments using several true breeding pea lines। उन्होंने क्या किया? आर्टिफिशियल पोलिनेशन भी करवाया एंड क्रॉस पोलिनेशन भी करवाया, जो हम लोग चैप्टर नंबर 2 के अंदर कवर कर चुके हैं, राइट। आर्टिफिशियल पोलिनेशन मतलब कि आप आर्टिफिशियली किसी भी चीज़ के ऊपर पोलिनेशन करवाओ या फिर क्रॉस पोलिनेशन, ठीक है, दोनों पोलिनेशन उन्होंने करवाए। उसके बेसिस पर उनको क्या मिला? अ ट्रू ब्रीडिंग लाइन्स that have undergone continuous self pollination। मतलब कि ट्रू ब्रीडिंग लाइन्स इन द सेंस वो कंटिन्यूसली सेल्फ पोलिनेशन करते हैं, राइट। मतलब कि सेल्फ पोलिनेशन में क्या होगा कि वो जस्ट उनके ही जो कैरेक्टर्स है उनके पास जस्ट उतने ही कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे। जो क्रॉस पोलिनेशन से आपको जो न्यू कैरेक्टर्स मिलते हैं वो आपको इसके अंदर देखने को नहीं मिलेंगे, राइट। मतलब कि जो भी पेरेंट के पास जो स्टार्टिंग में जो भी कैरेक्टर्स प्रेजेंट थे वो ही कैरेक्टर्स इसमें एक्सप्रेस होंगे, दूसरे कैरेक्टर्स एक्सप्रेस नहीं होंगे। एंड सोर्स अ स्टेबल ट्रेट इनहेरिटेंस एंड एक्सप्रेशन ऑफ सेवरल जनरेशन। उनके बेसिस पर उन्होंने एक सेवरल जनरेशन का एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया और उनके बेसिस पर उन्होंने बोला कि जो भी फ्रेमवर्क उन्होंने तैयार किया था, राइट, वो इनहेरिटेंस को मतलब कि जो भी रूल्स ऑफ इनहेरिटेंस है उनको वो फॉलो करते थे। अब मेंडल ने क्या किया? मेंडल सिलेक्टेड 14 ट्रू ब्रीडिंग पी प्लांट्स वेराइटीज एज पेयर। उन्होंने 14 ट्रू ब्रीडिंग पी प्लांट्स को, राइट, सिलेक्ट किया और पेयर में रखा। विच वेर सिमिलर एक्सेप्ट फॉर वन कैरेक्टर विच कंट्रास्टिंग ट्रेट। क्या था तो कि वैसे देखे तो उनके अंदर सेम कैरेक्टर्स थे एक चीज को छोड़कर, है, मतलब कि कोई भी एक कॉन्ट्रैक्टिंग ट्रेल जो होगी उनके अंदर उनको चेंजेस थे, राइट। बाकी जितने भी कैरेक्टर्स जो थे, राइट, जितने भी कैरेक्टर्स वो सब सेम थे, जस्ट एक ही कैरेक्टर को छोड़कर एक कैरेक्टर अलग था। सम ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग ट्रेल्स सिलेक्टेड वेर स्मूथ और रिंकल सीड, राइट, कैसे स्मूथ एंड रिंकल सीड लिए उन्होंने। दूसरा येलो और ग्रीन सीड्स लिए। थर्ड वन स्मूथ और इन्फेंट पोट्स, देन ग्रीन और येलो पोट्स, टोल और ड्राफ्ट प्लांट। ओके, तो अब आपको कंफ्यूजन होगा कि सर ये क्या है, तो हम लोग देख लेते हैं। आपकी बुक के अंदर जो डायग्राम आपको दिए गए हैं वो देख लेते हैं। देखो, सबसे पहले तो क्या बोला? राउंड एंड रिंकल। तो राउंड मतलब कि एक सिंपली राउंड सर्कल होगा सीड का, और दूसरा रिंकल मतलब कि उसकी जो भी सरफेस होगी वो अच्छी सी नहीं दिखेगी आपको। देन दूसरा कलर तो येलो एंड ग्रीन, फ्लावर कलर वायोलेट एंड वाइट। पोड शेप इन द सेंस जहां पर भी वो सीड प्रेजेंट होगा ना उसके बारे में आपको बोला गया। तो फुल, और ये है कंट्रास्टेड, मतलब कि आप देख सकते हो कि आपको यहाँ पर जो भी सरफेस मिलेगी वो स्ट्रेट देखने को मिलेगी, यहाँ पर आपको ऊपर नीचे सरफेस देखने को मिल रही है। दूसरा पोड कलर, यहाँ पर ग्रीन है, यहाँ पर येलो है। देन फ्लावर पोजीशन इन द सेंस एक्सियल इन द सेंस कि पहले नीचे से फ्लावर खुलेंगे
बाद में ऊपर के फ्लावर खुलते हैं, राइट। ये चीज़ भी हम पढ़ चुके हैं। एंड टर्मिनल इन द सेंस जो भी सबसे ऊपर की जगह पर जो भी फ्लावर्स प्रेजेंट होंगे वो सबसे पहले खुलेंगे, उसके बाद उसके नीचे वाले फ्लावर्स खुलेंगे। स्टेम हाइट की बात करें तो टोल होगी, और दूसरा जो प्लांट है उसकी रफ हाइट होगी या फिर स्टेम होगी, ठीक है। तो ये सभी कैरेक्टर्स थे। ओके, तो दूसरी चीज़ जो है वो है कंट्रास्टिंग ट्रेल स्टडीड बाय मेंडल इन पी, राइट। तो जो भी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं वो यही टेबल है, जो हम लोगों ने आगे डायग्राम देखा था ना, वही टेबल आपको यहाँ से फिर से दिया गया है, राइट। तो इसके बेसिस पर आप लोग आइडेंटिफाई कर सकते हो कि किस तरह से मेंडल ने प्रैक्टिकल परफॉर्म किया होगा, राइट। ये जस्ट अभी तक बेसिक आइडियाज थे। अभी हम आगे देखेंगे कि हाउ डस इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन, हमने बोला ना कि 14 कैरेक्टर्स उन्होंने सिलेक्ट किए, उसमें से जस्ट एक ही कैरेक्टर्स था जो कॉन्ट्रैक्टिंग ट्रेल्स का कैरेक्टर था, वो एक ही चेंज हो रहा है, बाकी सभी कैरेक्टर्स सेम कैरेक्टर्स थे, राइट। तो एक जो कैरेक्टर है, राइट, उसके बेसिस पर कैसे जीन्स में चेंजेस आते हैं वो अब हम जो है वो कवर करेंगे। अब जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि मेंडल ने जो भी पी प्लांट्स लिए उसके क्या एडवांटेजेस थे, उन्होंने पी प्लांट्स को ही क्यों सिलेक्ट किया, राइट। तो उसके कुछ पॉइंट्स आपको दिए गए हैं, देख लेते हैं। मेंडल सिलेक्टेड पी प्लांट्स एज अ सैंपल ड्यू टू फॉलोइंग रीजन। सबसे पहला रीजन था पी प्लांट्स आर रेडिली अवेलेबल ऑन लार्ज स्केल एंड हैज बाइसेक्सुलर कैलिग्यूनस फ्लावर्स, राइट। हम पढ़ चुके हैं बाइसेक्सुअल कैलिग्यूनस फ्लावर, राइट, चैप्टर नंबर 2 में हम लोगों ने कवर किया था। इसी के बेसिस के ऊपर इन्होंने पी प्लांट्स को सिलेक्ट किया। दूसरा, पी आर सेल्फ पॉलिनेटेड एंड कैन बी क्रॉस पॉलिनेटेड ऑल्सो, वो सेल्फ पॉलिनेशन भी कर सकते हैं एंड क्रॉस पॉलिनेशन भी कर सकते हैं। दीज आर एनुअल प्लांट्स विथ शॉर्ट लाइफ साइकिल, सो जनरेशन कैन बी स्टडीड विद इन अ शॉर्ट पीरियड, राइट। मतलब क्या कि एक तो ये शॉर्ट प्लांट्स है, मतलब कि एनुअल प्लांट्स है, राइट। थोड़े थोड़े उसकी लाइफ साइकिल जो है वो कम होती है, इसके बेसिस पर आप लोग उसकी जो लाइफ साइकिल होती है वो कम होती है, तो उसके ही अंदर आप लोग इसके बारे में सभी चीज़ें आप जान सकते हो, इजीली पहचान सकते हो। कुड बी इजीली रेस्ड, मेंटेन एंड हैंडल, इजीली वो बढ़ सकते हैं, मेंटेन करने के लिए आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ेगा, ठीक है। दे डिफर इन डिस्टिंक्ट कॉन्ट्रैक्टिंग कैरेक्टर्स विच प्रोवाइड मेनी इजी डिटेक्टेबल कॉन्ट्रैक्टिंग ट्रेड। एक तो दूसरी चीज़ ये है कि आप इजीली जो भी कॉन्ट्रैक्टिंग कैरेक्टर्स है उसको आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो, कैरेक्टराइज्ड कर सकते हो, राइट। तो यहाँ तक जो भी हम लोगों ने पढ़ा है वो था मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, मतलब कि उन्होंने कैसे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना स्टार्ट किया था, राइट। तो सबसे पहले तो हमको पता है कि उन्होंने 14 कैरेक्टर्स लिए थे, और उन 14 कैरेक्टर्स में से 14 पेयर्स ऑफ कैरेक्टर्स लिए थे, राइट। उनमें से एक ही ऐसा कैरेक्टर था सभी चीज़ों के अंदर जो डिफरेंट था एक दूसरे से, राइट। तो अब हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसके अंदर हम लोग देखेंगे इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन, मतलब कि हाउ डस, जैसे हमने बोला ना कि मेंडल के 14 कैरेक्टर्स में से एक ही जीन जो है वो अलग हो रहा है, तो वो एक जीन कैसे अलग हो रहा है उसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू। गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मालम दिवेश। और आज हम स्टार्ट करेंगे जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन, उसके बारे में हम इस लेक्चर के अंदर कवर करेंगे, राइट। तो सबसे पहले तो देख लेते क्या है इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन। तो जैसे कि हम लोगों ने पहला जो लेक्चर था हमारा उसके अंदर हम लोगों ने कवर किया था मेंडल ऑफ इनहेरिटेंस, और उसके अंदर हम लोगों ने बोला था कि मेंडल ने 14 कैरेक्टर्स को सिलेक्ट किया था, बट उन 14 कैरेक्टर्स में जस्ट एक ही कैरेक्टर में चेंज हो रहा था, ठीक है। तो उन्होंने जो भी एक्सपेरिमेंट किया, मतलब कि उनके पास जो भी ट्रेल्स प्रेजेंट थे वो कौन कौन से ट्रेल्स थे, तो वो पहले देख लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो ये चीज़ हमने इसके पहले लेक्चर में भी देखी थी। तो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्टिंग ट्रेल्स है, सबसे पहले टोल या फिर ड्रॉप स्टेम की हाइट होगी। कलर के बारे में देखें तो वायोलेट या फिर वाइट होगा।
फ्लावर पोजीशन एक्सियल या फिर टर्मिनल हो सकता है, पोड शेप इन्फ्लेटेड या फिर कंट्रैक्टेड, पोड कलर ग्रीन या फिर येलो, सीड कलर राउंड या फिर रिंकल हो सकता है, एंड सीड शेप एंड सीड कलर इज येलो या फिर ग्रीन। तो इन्हीं सब कैरेक्टरिस्टिक्स में से उन्होंने एक एक कैरेक्टर्स को डिफरेंट किया है और उसके बेसिस पर उन्होंने एक्सपेरिमेंट जो किया है वो किया है इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन, राइट। तो अब स्टार्ट करते हैं इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन क्या है। सबसे पहले तो इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन कैन बी स्टडीड बाय हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट विच वॉज कैरिड आउट बाय मेंडल, राइट। अगर आपको इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन समझना है तो आप लोग हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट से इसे समझ सकते हो जो दिया था मेंडल ने। देन आफ्टर वेयर ही क्रॉस्ड, उन्होंने यहाँ पर क्या किया, वेयर ही क्रॉस्ड टोल एंड ड्राफ पी प्लांट्स, एक टोल प्लांट और दूसरे ड्राफ पी प्लांट्स को उन्होंने क्या किया, क्रॉस किया, मतलब कि हाइब्रिडाइज्ड किया टू स्टडी द इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन, राइट। अब अगर आप सोचो कि एक टोल प्लांट था, एक शॉर्ट प्लांट था, राइट, तो उन दोनों में कुछ ना कुछ तो चेंजेस होंगे ही ना, राइट। तो उसी चेंजेस को समझने के लिए उन्होंने ऐसे क्रॉस प्लांट लिए। देन आफ्टर ही कलेक्टेड द सीड प्रोड्यूस्ड बाय दिस क्रॉस एंड ग्रू देम टू जनरेट प्लांट्स ऑफ द फर्स्ट हाइब्रिड जनरेशन। फिर उन्होंने क्या किया कि जो उन्होंने क्रॉस करवाया था, एक टोल प्लांट दूसरा ड्राफ प्लांट था, राइट, उन्होंने क्या किया कि उसी प्लांट में से, मतलब कि आपको जो प्लांट मिला है उस प्लांट में से आपको जो भी सीड्स मिले हैं उन सीड्स को उन्होंने ग्रो किया और उनको नाम दिया गया F1 जनरेशन या फिर फिलालियल F प्रोजेनी उन्होंने नाम दिया, राइट। तो वो कैसे किया था एक्सपेरिमेंट वो भी देख लेते हैं, ओके। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो ये फ्लावर पार्ट्स है जो हम लोग 11 से पढ़ते आ रहे हैं, राइट, पेटल, स्टिग्मा, एंथर, स्टेमेन एंड कार्पेल, राइट। तो जैसे कि आपको पता है एंथर जो है वहाँ पर क्या होता है, मेल जर्म सेल्स, स्टेमेन वहाँ पर क्या होंगे, फीमेल जर्म सेल्स प्रेजेंट होंगे। तो उन्होंने किया क्या, एक मेल प्लांट और एक फीमेल प्लांट लिए, फिर उन्होंने किया क्या कि यहाँ पर एक येलो कलर का फ्लावर, यहाँ पर आप देख सकते हो कि वाइट कलर का फ्लावर है, उन्होंने क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन करवाया था। अब अगर आप सोचो कि ये वाला जो भी फ्लावर है वो पर्पल कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये वाला जो फ्लावर है वो है वाइट कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, राइट। तो उन्होंने क्या किया कि यहाँ से पहले तो पोलन ग्रेन्स को कट कर दिए और यहाँ से पोलन ग्रेन्स को लेकर उन्होंने यहाँ पर ट्रांसफ़र किया, राइट। मतलब कि येलो कैरेक्टरिस्टिक्स, येलो कलर वाले जो भी एंथर फ्लावर, मतलब कि एंथर्स जो प्रेजेंट है वहाँ से उनको लेकर उन्हें पर्पल फ्लावर के ऊपर उनको ट्रांसफ़र कर दिया। फिर उनमें से उनको बहुत सारे सीड्स मिले और उन सीड्स को जब उन्होंने ग्रो किया तो उनको उन्होंने नाम दिया F1 जनरेशन या फिर फिलालियल 1 जनरेशन, ठीक है। अभी तक यहाँ तक जब आपको F1 जनरेशन ही मिली है, F2 जनरेशन नहीं मिले, याद रखना, जस्ट F1 जनरेशन आपको मिली है। उनके बाद उन्होंने क्या किया वो भी देखते हैं। फिर उन्होंने क्या देखा, मेंडल ऑब्जर्व दैट ऑल द F1 प्रोजेनी प्लांट्स वेर टॉल लाइक वन ऑफ इट्स पेरेंट, नन वेर ड्राफ्ट। जब उनको F1 प्रोजेनी मिली, राइट, F1 प्रोजेनी मिली तो उनको क्या देखा, उन्होंने क्या देखा कि जो भी प्लांट्स मिले हैं उनको वो सभी कैसे थे, टोल्स थे, राइट। मतलब कि सभी प्लांट टोल थे, एक भी प्लांट आपको ड्राफ्ट देखने को नहीं मिला। कौन सी जनरेशन में, F1 जनरेशन की बात है, राइट। तो देखो यहाँ पर टोल प्लांट, ड्राफ्ट प्लांट है, उन दोनों को क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन करवाया, राइट। तो क्या हुआ कि जब आपको F1 जनरेशन मिली तो दोनों में आपको टोल प्लांट ही देखने को मिले, ठीक है। बट जब यहाँ पर F1 जनरेशन का क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन करवाया, मतलब कि सेल्फ नहीं करवाया, मतलब कि ये टोल और ये टोल, उन दोनों को जब उन्होंने क्रॉस पॉलिनेशन करवाया तो उनको क्या देखा कि जो भी F2 जनरेशन मिली थी उनके अंदर उनको चेंजेस दिखे। मतलब कि यहाँ पर टोल
टोल टोल और एक जो प्लांट था वो आपको कैसा मिला, ड्राफ मिला। इससे ऊपर से इसके बेसिस पर आप बोल सकते हो कि कुछ कैरेक्टर्स ऐसे होते हैं जो आपको एक जनरेशन में देखने को मिलते हैं बट दूसरी जनरेशन में आपको देखने को नहीं मिलते, या फिर कुछ ऐसे भी होते हैं जो आपको पहली जनरेशन में देखने को नहीं मिले बट उसके बाद वाली जनरेशन में आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा कि जब आपका बर्थ होता है राइट, तो सब लोग मतलब कि आपको सब बोलते हैं कि आप आपके पापा जैसे दिखते हो या फिर आप आपके ग्रैंडफादर जैसे दिखते हो। तो ये सभी क्या है, कैरेक्टर्स है। मतलब कि आपके ग्रैंडफादर के कैरेक्टर्स जब आपके अंदर ट्रांसफ़र होते हैं तो कुछ कुछ कैरेक्टर्स आपके सिमिलर होते हैं राइट। तो उसके बेसिस पर लोग कहते हैं आपको कि आप आपके पापा जैसे दिखते हो या फिर आप आपके दादा जैसे, नाना जैसे, राइट। वैसे ही सभी जो चीज़ें होती हैं वो यहाँ से आपको पता चली, मतलब कि लॉ ऑफ इनहेरिटेंस के बेसिस पर आपको पता चली थी कि किस तरह से जो भी इनहेरिटेंट या फिर जो भी कैरेक्टर्स ट्रांसफ़र होते हैं फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग वो कैसे होते हैं, वो यहाँ से आपको पता चला। आफ्टर दैट ही मेड सिमिलर ऑब्जर्वेशन फॉर द अदर पेयर्स ऑफ ट्रेल्स एंड फाउंड द सेम रिजल्ट। ये अभी क्या था, हम लोगों ने जस्ट टोल एंड ड्राफ्ट प्लांट के लिए बारे में लिया था। अब उन्होंने जो उनके पास 14 कैरेक्टर्स जो डिफरेंट थे, मतलब कि जैसे हम लोगों ने बोला था कि सीड शेप, सीड कलर, फ्लावर कलर, राइट, पोट शेप, पोट कलर, ये सभी कैरेक्टर्स का जब उन्होंने इस तरह से एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया तो उनको सेम रिजल्ट ही मिला। F1 जनरेशन उनको सेम ही मिली, राइट। अब उन्होंने क्या किया, देन मेंडल सेल्फ पोलिनेटेड द टोल F1 प्लांट्स एंड सरप्राइजिंगली फाउंड दैट F2 या फिर फेलालियल 2 जनरेशन और F2 हैज सम ऑफ द ऑफस्प्रिंग which has draft character that were not seen in the F1 generation was now expressed। अब उन्होंने क्या किया कि जो उनको F1 जनरेशन में जो दो उनको ट्रेड्स मिली थी, उन दोनों ट्रेड्स को उन्होंने क्रॉस पोलिनेशन मतलब कि सेल्फ पोलिनेशन करवाया। तो उनको क्या मिला कि जो उनके पास न्यू दूसरी जो जनरेशन उनको मिली है, मतलब कि F2 जनरेशन जो अभी हम लोगों ने डायग्राम के अंदर देखी थी, उन डायग्राम उसके बेसिस पर उनको क्या पता चला कि कुछ कैरेक्टर्स ऐसे भी यहाँ पर एक्सप्रेस हो रहे हैं जो उनको F1 जनरेशन में एक्सप्रेस दिखे नहीं थे, बट उनको F2 जनरेशन में वही कैरेक्टर्स देखने को मिले। जैसे कि हमने बोला था कि F1 जनरेशन में सभी जो प्लांट्स थे वो टोल मिले, राइट, कोई भी ड्राफ्ट प्लांट उसको नहीं मिले थे। F2 जनरेशन में क्या हुआ कि उनको 3 जो प्लांट्स थे वो टोल मिले, एक जो प्लांट था वो ड्राफ्ट मिला। तो इसके बेसिस पर आपको पता चला कि इनहेरिटिकली सभी जो जीन्स थे वो एक पर्सन में से दूसरे पर्सन में ट्रांसफ़र होते हैं। आफ्टर दैट उन्होंने जब उसके एक्सपेरिमेंट, उन्होंने जो भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, उनका जब रेशियो निकाला तो उनको क्या मिला कि 1/4 प्लांट्स ऑफ F2 वेर ड्राफ्ट एंड 3/4 प्लांट्स ऑफ F2 वेर टोल, राइट। मतलब कि ज़्यादा आपको कौन से प्लांट्स मिले, टोल प्लांट्स आपको ज़्यादा मिले कंपेयर टू ड्राफ्ट प्लांट्स। और द प्लांट्स वेर आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट एज टोल एंड ड्राफ्ट, मतलब कि सभी जितने भी प्लांट्स जो थे वो सभी एक दूसरे के आइडेंटिकल, मतलब कि पेरेंट जो कॉपीज थे उनके आइडेंटिकल ही थे, सेम टू सेम थे, टोल एंड ड्राफ्ट। नन ऑफ देम सो ब्लेंडिंग, दैट इज ऑफस्प्रिंग वेर नॉट बी बिटवीन हाइट ऑफ टोल एंड ड्राफ्ट। मतलब कि किसी भी एक भी प्लांट में आपको ब्लेंडिंग देखने को नहीं मिला। अब ब्लेंडिंग इन द सेंस क्या होता है कि कुछ प्लांट शॉर्ट और कुछ प्लांट जो है ड्राफ्ट एंड टोल, तो उन दोनों के बीच में अगर आप सोचो, एग्जांपल लेते हैं कि ये जो प्लांट है वो इतना लंबा है, राइट, दूसरा जो प्लांट है वो इतना छोटा है। तो अब आपको ब्लेंडिंग इन द सेंस इन दोनों के बीच में देखो, इस हाइट पर अगर आपको कोई भी प्लांट मिला तो वो क्या होगा, टोल भी नहीं होगा या फिर शॉर्ट भी नहीं होगा, ठीक है। ये टोल के लिए है, ये शॉर्ट के लिए। तो यहाँ पर क्या हुआ कि दोनों के बीच की हाइट है, तो इसको आप कहते हो ब्लेंडिंग, जो आपको इस कैरेक्टरिस्टिक्स रीजन्स में, मतलब इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन में आपको देखने को नहीं मिले। उसके बेसिस पर आप लोगों ने बोला कि जो भी आपको प्रोजेनी या फिर जो भी ऑफस्प्रिंग मिले हैं वो 3/4 पोर्शन जो थे वो टोल मिले और 1/4 पोर्शन जो थे वो आपको ड्राफ्ट मिले, ठीक है।
सिमिलर रिजल्ट्स वेर ऑब्टेन विद द अदर ट्रेड्स, मतलब कि दूसरे जितने भी ट्रेड्स थे उन्होंने भी आपको सेम रिजल्ट ही देखने को मिले, मतलब कि जितने भी कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स जो थे उन सभी के अंदर जब उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था उनको सेम रिजल्ट ही देखने को मिला। ओनली वन ऑफ द पेरेंट ट्रेंड्स वेर एक्सप्रेस इन द F1 जनरेशन, while at the F2 stage both the traits were expressed in the population 3:1। आपको रेशियो भी बोल दिया है कि 3:1 के रेशियो में, मतलब कि जितने भी उनके पास जो 14 कैरेक्टर्स जो थे उनमें से मतलब कि 7 पेयर्स थे, राइट। तो जब उन्होंने 7 पेयर्स के एक्सपेरिमेंट किए तो उनको सेम रिजल्ट मिला, मतलब कि F1 जनरेशन जो थी उसके अंदर उनको जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर ट्रेट्स जो एक्सप्रेस हो रही थी वो एक के ही हो रहे थे। बट उन्होंने जब F2 जनरेशन के बारे में देखा तो F2 जनरेशन में क्या उनको मिला कि 3 जो प्लांट्स थे वो F2 जनरेशन के सेम थे, बट एक जो था वो उससे अलग था, एक्सप्रेस डिफरेंटली हो रहा था, राइट। उसके बाद बेस्ड ऑन दिस ऑब्जर्वेशन मेंडल प्रपोज्ड दैट समथिंग वेर बीइंग स्टेबली पास्ड डाउन अनचेंज फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग, मतलब कि कुछ तो ऐसी चीज़ें हैं जो स्टेबली पास आउट हो रहे एक पर्सन में से दूसरे पर्सन, मतलब कि पेरेंट में से ऑफस्प्रिंग में पास तो हो रही है बट स्टेबली पास हो रही है, जो आपको पता ही नहीं चल रहा है कि ये कौन सी चीज़ें पास हो रही है थ्रू द गैमेट्स, एंड ही कॉल्ड दिस थिंग्स एज फैक्टर्स। अब उन्होंने क्या बोला कि जो भी ट्रांसफर हो रहा है वो गैमेट्स थ्रू ही हो रहा है, राइट, मतलब कि गैमेट्स थ्रू ही हो रहा है, एक में से दूसरे में पास आउट हो रहा है। अब उन्होंने उनका नाम क्या दिया था, सबसे पहले तो फैक्टर्स, राइट, उसको उन्होंने नाम दिया फैक्टर्स। नाउ फैक्टर्स आर कॉल्ड एज जीन, अब उसे हम क्या मानते हैं, जीन्स, राइट, अब हम उसे कहते हैं जीन्स, मतलब कि मेंडल जो थे उन्होंने सबसे पहले जीन्स का नाम क्या दिया था, फैक्टर्स, ठीक है। Genes are the unit of inheritance that contain the information that is required to express a particular trait in one organism। Genes क्या है, तो कि they are the unit of inheritance, right? मतलब कि जो भी इंफॉर्मेशन वन पर्सन में से दूसरे पर्सन में जो ट्रांसफर होने वाली है या फिर होगी उनके लिए जो भी चीज़ रिस्पॉन्सिबल है वो है जीन्स। जीन्स ही रिस्पॉन्सिबल है हेरिडिटी को ट्रांसफर करने के लिए। देन जीन्स विच कोड फॉर अ पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स आर नोन एज एलील्स, मतलब कि ऐसे जीन्स जो कोड कर रहे हैं कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स को उसे हमने बोला एलील्स, दैट इज दे आर स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम द सेम जीन, मतलब कि जितने भी सेम जीन्स होंगे उससे थोड़ा कुछ डिफरेंस होगा, मतलब कि एक आध जीन में डिफरेंस आपको देखने को मिल सकता है, तो उसको हमने बोला एलील्स। सो यहाँ तक जो भी हम लोगों ने अभी तक देखा वो हम लोगों ने देखा है कि हाउ डज द इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन टेक्स प्लेस। अब हम देखेंगे मोनोहाइब्रिड क्रॉस, राइट, मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बारे में अब हम देखेंगे। सो अब हम देखेंगे मेंडल्स मोनोहाइब्रिड एक्सपेरिमेंट। मोनोहाइब्रिड एक्सपेरिमेंट मतलब कि सिंगल जीन के ऊपर या फिर सिंगल एक ही कैरेक्टर्स को ध्यान में रख के उन्होंने जो भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया उसके बारे में हम यहाँ पर देखेंगे। इफ़ यू यूज अल्फ़ाबेटिकल सिंबल फॉर ईच जीन देन द कैपिटल लेटर इज यूज्ड फॉर द ट्रेट एक्सप्रेस्ड, स्मॉल लेटर्स फॉर द अदर ट्रेट, राइट। अब हमने क्या किया कि अगर हम अल्फ़ाबेटिकल सिंबल का यूज़ करें तो हमने क्या बोला कि जो भी कैपिटल लेटर जो होगा अल्फ़ाबेट का उसे हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे कि जो भी ट्रेट जो है वो एक्सप्रेस हो रहे हैं F1 स्टेज के अंदर, मतलब कि F1 जनरेशन में, उससे हम कैपिटल से डिनोट करेंगे, और जो स्मॉल अल्फ़ाबेट होगा उसे हम डिनोट करेंगे ऐसे अदर ट्रेट, मतलब कि जिसके साथ उसे हम हाइब्रिडाइजेशन करने वाले हैं उसको, राइट। तो चलो लेते हैं कि टॉल प्लांट के लिए, और ये ड्रॉफ, राइट। तो टॉल प्लांट के लिए हम लोगों ने बोला, मतलब कि टॉल जो है वो कैरेक्टर्स क्या है जो एक्सप्रेस हो रहे हैं उसे हमने बोला कैपिटल टी। ड्रॉफ के लिए हम लोगों ने लिया स्मॉल टी। तो यहाँ से आपको रिजल्ट्स क्या मिलेंगे,
कौन कौन से आपको रिजल्ट्स मिलेंगे, तो आपको 3 रिजल्ट्स मिलेंगे। वो रिजल्ट क्या हो सकते हैं, देखो, या तो फिर आपको टी मिलेगा, या तो फिर आपको स्मॉल टी मिलेगा, या फिर आपको कैपिटल टी, या फिर स्मॉल टी, कैपिटल टी। ऐसी आपको 4 प्रोजेनी देखने को मिलेगी, राइट। तो मेन क्या हुई, टी या फिर टी। इस तरह से आपको 3 जनरेशन्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो यही चीज़ आपको यहाँ पर बोली गई। देखो आपको क्या बोला, एग्जाम्पल, इन केस ऑफ कैरेक्टर ऑफ हाइट का कैरेक्टर लिया है, कैपिटल टी इज यूज फॉर द टोल एंड स्मॉल टी इज यूज फॉर द ड्राफ्ट एंड टी आर द एलिस ऑफ ईच अदर। देखो मैंने बोला था वैसे ही, हेंस इन प्लांट्स द पेयर ऑफ एलिस ऑफ हाइट विल बी टी, मतलब कि कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी। समझ में आया। तो इसी तरह से आपको जो भी कैरेक्टर्स थे वो आपको यहाँ से इस तरह से मिलेंगे। आफ्टर दैट उन्होंने क्या किया वो भी देखते हैं। अब उन्होंने क्या बोला, ही ऑल्सो प्रपोज दैट इन अ ट्रू ब्रीडिंग पी प्लांट्स द एलिलिक पेयर ऑफ जीन्स फॉर हाइट आर आइडेंटिकल एंड होमोजाइगस टी एंड स्मॉल टी रिस्पेक्टिवली। अब उन्होंने क्या बोला कि अगर ट्रू ब्रीडिंग पी प्लांट्स ले तो उसके अंदर जो भी हाइट के लिए जो भी कैरेक्टर्स प्रेजेंट होंगे या फिर जो भी जीन्स प्रेजेंट होंगे वो कैसे होंगे, आइडेंटिकल जीन्स होंगे एंड होमोजाइगस होंगे, मतलब कि एक ही टाइप का जाइगोट प्रेजेंट होगा। तो उसके बेसिस पर आपको 2 प्रोजेनी मिलेगी, एक तो कैपिटल मिल सकती है, मतलब कि आइडेंटिकल कॉपीज और दोनों सेम जाइगोट से बने हुए इसलिए टी। और यहाँ पर भी वैसे ही, राइट, आइडेंटिकल भी होंगे और होमोजाइगस, राइट। अगर हिट्रोजाइगस की बात करें तो कैसे आपको मिलेगा, इस तरह से, कैपिटल टी स्मॉल टी जो वो हिट्रोजाइगस है। क्यों हिट्रोजाइगस है, क्योंकि उसके अंदर दोनों अलग अलग प्लांट्स के कैरेक्टर्स प्रेजेंट है, एक टोल के लिए है, दूसरा ड्रॉफ के लिए, ठीक है। तो उसे हम क्या कहेंगे, हिट्रोजाइगस कहेंगे। अब यहाँ पर आपको बोला है कैपिटल टी एंड स्मॉल टी आर कॉल्ड जीनोटाइप। जीनोटाइप इन द सेंस कि जो जीन्स के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है उसे हमने बोला है जीनोटाइप्स, राइट। दूसरा, टोल एंड ड्राफ्ट आर कॉल्ड फिनोटाइप इन द सेंस जो बाहर से आप जो भी कैरेक्टर्स को आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो उसे हमने बोला है फिनोटाइप, ठीक है। आफ्टर दैट the phenotype of F1 heterozygous TT is exactly same with the TT parent in appearance. Mendel proposed that in a pair of dissimilar factors, one dominate the other factor as in F1. Hence it is called as dominant factor. अब होगा क्या कि देखो हम लोगों ने क्या बोला कि हिट्रोजाइगस, होमोजाइगस पता चल गया। हिट्रोजाइगस में हम लोगों ने क्या बोला कि एक कैपिटल टी होगा, एक स्मॉल टी होगा, एक कैपिटल टी होगा, एक स्मॉल टी होगा। बट इसके अंदर होता क्या है कि एक जो कैरेक्टर, मतलब कि अगर हम सोचे कि कैपिटल टी का जो कैरेक्टर है वो स्मॉल टी के ऊपर भारी पड़ चुका है, मतलब कि यहाँ पर दोनों के कैरेक्टर्स तो प्रेजेंट है, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी दोनों के कैरेक्टर्स तो प्रेजेंट है, बट एक्सप्रेस जस्ट एक ही कैरेक्टर होगा, मतलब कि जिसके पास ज़्यादा ताकत होगी वो कैरेक्टर वो खुद के एक्सप्रेस करेगा, जिसके पास कम ताकत होगी वो उसके कैरेक्टर्स को एक्सप्रेस नहीं करेगा, मतलब कि एक जो है वो डोमिनेंट हो जाएगा दूसरे के ऊपर, ठीक है। तो इसकी वजह से आपको क्या मिलेगा कि एक ही कैरेक्टर्स आपको देखने को मिलेंगे। जैसे कि हमने बोला कि टी तो टोल के लिए है, राइट, यहाँ पर भी टी टोल के लिए, ये भी टी टोल के लिए, पर यहाँ पर ड्रॉफ के लिए, राइट। मतलब कि यहाँ पर देखो ये क्या हुए, इसके अंदर और इसके अंदर दोनों के अंदर जो भी कैरेक्टर्स है वो किसके एक्सप्रेस होंगे, ज्यादा कैपिटल टी के एक्सप्रेस होंगे, मतलब कि टोल प्लांट्स के कैरेक्टर्स ज्यादा एक्सप्रेस होंगे। तो उसके बेसिस पर हम लोगों ने उसे बोला है डोमिनेंट फैक्टर, राइट। डोमिनेंट फैक्टर इन द सेंस एक जो फैक्टर होगा वो दूसरे कोई भी फैक्टर के ऊपर जब हावी हो जाएगा तो उसे हम कहेंगे डोमिनेंट फैक्टर। दूसरी चीज, in the case of recessive T is dominant over T and hence it is called as recessive factor। दूसरी चीज में क्या होगा कि अगर कैपिटल T जो है वो रिसेसिव है
एंड इज डोमिनेट ओवर टी एंड हेंस इज कॉल्ड एज रिसेसिव फैक्टर। दूसरा जो फैक्टर होगा उसे हम कहेंगे रिसेसिव फैक्टर। एक डोमिनेंट फैक्टर है, दूसरा रिसेसिव फैक्टर है, ठीक है। देन आफ्टर it is convenient and logical to use the capital and lower case of an alphabetical symbol to remember this concept of dominance and recessiveness, right। मतलब कि अगर हम देखें तो ये जो हम लोगों ने यूज़ किया है, लॉजिकली जो हम लोगों ने यूज़ किया कि कैपिटल लेटर एंड स्मॉल लेटर, ये चीज़ें आपको अगर डोमिनेंस एंड रिसेसिव को अगर समझना है तो उसके लिए आपको ये इम्पोर्टेंट होगा, राइट, और इजीली आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है एलील्स कैन बी सिमिलर इन द केस ऑफ होमोजाइगस टीटी। मतलब कि जैसे कि हम लोगों ने आगे ही बोला कि होमोजाइगस इन द सेंस सेम जीन्स, राइट। यहाँ पर देख सकते हो कैपिटल टी दोनों सेम है। दूसरी चीज कैन बी डिसिमिलर एज इन केस ऑफ हेट्रोजाइगस, मतलब कि एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी। एलील्स अलग अलग तरह से हो सकते हैं, दोनों सिमिलर्स भी हो सकते हैं या फिर दोनों अलग अलग भी हो सकते हैं, मतलब कि डिफरेंट भी हो सकते हैं। सिंस द टी मतलब कि कैपिटल टी स्मॉल टी प्लांट इज हेट्रोजाइगस फॉर जीन्स कंट्रोलिंग वन कैरेक्टर हाइट, it is a monohybrid and cross between capital T and small t is a monohybrid cross, ठीक। अब हमें चेंज कहाँ पर देखने को मिलेगा? F2 जनरेशन में चेंज देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि F1 जनरेशन में तो कुछ आपको चेंज नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि सभी जो जनरेशन आपको मिलेगी वो टोल ही मिलेगी। तो अब क्या हुआ? In the F2 generation, where recessive parental trend is expressed without any blending, F2 जनरेशन में क्या हुआ कि आपको किसी भी तरह की ब्लेंडिंग देखने को ही नहीं मिली। तो plant produce gamete by the process of meiosis. The alleles of the parent pair separate and segregate from each other, and only one allele is transmitted to the gamete. अब F2 जनरेशन में यहाँ पर भी कैसे हुआ कि देखो आपको किसी भी तरह की ब्लेंडिंग नहीं देखने को मिली। ब्लेंडिंग यहाँ पर भी आपको देखने को नहीं मिली। क्यों? देखो जैसे हमने आगे बोला था कि आपको ब्लेंडिंग देखने को मिल सकती है, क्योंकि लास्ट जनरेशन में क्या होता था कि 3 जनरेशन सेम थी, 1 जनरेशन अलग थी F2 जनरेशन में, बट यहाँ पर आपको ब्लेंडिंग देखने को ही नहीं मिला। एंड दूसरी चीज़ की जो भी प्लांट्स गेमेट्स जो प्रोड्यूस कर रहे थे वो कौन सी प्रोसेस से किए? उन्होंने मियोसिस थ्रू उन्होंने गेमेट्स फॉर्मेशन कर लिए थे। देन आफ्टर अब जो भी एलील्स जो प्रेजेंट है, राइट, द एलील्स ऑफ द पेरेंटियल पेयर सेपरेट और सेग्रीगेट। जो भी पेरेंटियल पेयर जो थी एलील्स की वो सेपरेट हो गई या फिर दोनों एक दूसरे के साथ अटैच्ड हो गई, सेग्रीगेट हो गई, और उन्होंने क्या किया? एक दूसरा नया एलील फॉर्मेशन किया एंड उनको ट्रांसमिट किया डायरेक्टली गेमेट्स के अंदर, ठीक है। This just segregation of allele is a random process and so there is 50-50% chance। तो ये यहाँ पर जो भी हम लोगों ने सेग्रीगेशन की जो प्रोसेस की वो 50-50% चांस वाली है कि 50% टोल या फिर 50% ड्रॉप हो सकता है, राइट। मतलब कि अलग अलग चांसेस यहाँ पर प्रेजेंट है। अब उन्होंने जब एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया तो उनको क्या देखने को मिला? देखो ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन ऑफ 2 जीन्स, उन्होंने जब 2 जीन्स का फर्टिलाइजेशन करवाया, टी जो था फ्रॉम द वन पेरेंट एंड स्मॉल टी फ्रॉम द अनदर पेरेंट थ्रू पोलन, और यहाँ पर थ्रू द एग सेल, मतलब कि ये कौन से होंगे? मेल होंगे और ये कौन से होंगे? फीमेल। यूनाइटेड विथ ईच अदर टू फॉर्म अ जाइगोट। जब उनको यूनाइट किया, मतलब एक दूसरे के नज़दीक लाया गया और उनको यूनाइट किया गया, तो उनमें से उनको जाइगोट फॉर्मेशन हुआ। दैट हैव 1 टी एलील एंड 1 स्मॉल टी एलील, मतलब कि एक जो कैरेक्टरिस्टिक था वो मेल का था और दूसरा जो कैरेक्टरिस्टिक था वो फीमेल का था। मेल में कैसा था? टोल, फीमेल का ड्रॉफ, ठीक है। उसके बाद उनको जो भी हाइब्रिडाइजेशन मिला, मतलब कि जो भी हाइब्रिड मिली वो अलग अलग तरह से उनको मिली है, उसके बारे में देखते हैं। हाइब्रिड दे हैव कैपिटल टी स्मॉल टी एज अ हाइब्रिड कंटेंट एलील ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग टेल, प्लांट्स कॉल्ड हेट्रोजाइगस, राइट। जैसे कि हमने आगे ही बोला कि कैपिटल टी स्मॉल टी होगा तो हम उसे हेट्रोजाइगस बोलेंगे, अगर कैपिटल टी कैपिटल होगा या फिर स्मॉल टी होगा तो उसे हम बोलेंगे होमोजाइगस। अब द प्रोडक्शन ऑफ गैमेट्स बाय द पेरेंट, द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट्स,
F1 and F2 plant can be understood from the diagram called Punnett square. अब आगे की जो भी चीज़ें हैं, आप लोगों ने बोल दिया कि हाँ आपको हेटेरोजाइगस मिला, बट हेटेरोजाइगस क्यों मिला वो अगर आपको समझना है तो आपको प्यूनेट स्क्वायर जो है वो आपको समझना पड़ेगा। उसके बेसिस पर आपको सभी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ओके, तो आपको यहाँ पर ये वाला जो डायग्राम आपको दिख रहा है ना, वो है प्यूनेट स्क्वायर का। अगर ये आपको समझ में आ गया तो समझ लो कि आपको पूरी थियोरी समझ में आ गई। अब जैसे कि हम लोगों ने स्टार्टिंग कहाँ से किया था, सबसे पहले तो टोल प्लांट के लिए हम लोगों ने बोला था कैपिटल टी, एंड रफ प्लांट के लिए हम लोगों ने बोला था स्मॉल टी। अब उन दोनों का हम लोगों ने क्रॉस करवाया, तो देखो यहाँ पर कैपिटल टी है, यहाँ पर स्मॉल टी है। अब आपको क्या मिलेगी, यहाँ से F1 जनरेशन अभी आपको मिलेगी। तो F1 जनरेशन जो मिलेगी वो कैसे मिलेगी, सोचो कि ये जो टी है उसने इस टी के साथ क्रॉस किया तो उसको कैपिटल टी स्मॉल टी जनरेशन मिली। ठीक है, ये वाला जो टी है उसने इस वाले टी के साथ जनरेशन बनाई तो उसको भी कैपिटल टी स्मॉल टी मिला, राइट। अब फिर से ये वाला जो कैपिटल टी है उसने क्या किया कि इस टी के साथ या फिर इस टी के साथ उसने जनरेशन फॉर्म की तो कैपिटल मिला। मतलब कि चारों जनरेशन जो थी उसको कैसी मिली, कैपिटल टी स्मॉल टी मिली, बट वो जस्ट F1 जनरेशन में ही उनको मिली थी, राइट। अब उन्होंने क्या किया कि इनमें से कोई भी दो सिलेक्ट की, मतलब कि सोचो कि ये वाली और ये वाली, ये दोनों सिलेक्ट की, राइट। जिसके पास कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे थे, टोल के थे, कैपिटल टी स्मॉल टी, उन दोनों को सेल्फ क्रॉस कराया, मतलब एक दूसरे के साथ उन्होंने क्रॉस करवाया तो उनको जो भी रिजल्ट मिला वो अलग मिला। कैसे, देखो यहाँ पर कैपिटल टी है स्मॉल, यहाँ पर भी कैपिटल टी है तो कैपिटल टी आपको रिजल्ट मिला। दूसरी चीज़, यहाँ पर कैपिटल टी, यहाँ पर स्मॉल टी, तो इन दोनों का क्रॉस करवाया तो कैपिटल टी स्मॉल टी मिला। तीसरा, यहाँ पर स्मॉल टी और यहाँ पर कैपिटल टी, उनका रिजल्ट मिला कैपिटल टी स्मॉल टी। और लास्ट वाला, यहाँ पर भी स्मॉल टी, यहाँ पर भी स्मॉल टी, तो उनका जो रिजल्ट मिला उसको मिला टी। ठीक है, तो इसके बेसिस पर आपको पता चलता है कि जो कैपिटल के जो कैरेक्टर्स थे वो 3:1 के रेशियो में थे, मतलब के टोल ज़्यादा थे, ड्रॉफ जो थे वो कम थे। ये हमने देखा फिनोटाइपिकली रेशियो। अगर हम जीनोटाइपिकली रेशियो देखें तो आप देख सकते हो आपको 3 मिले, एक कैपिटल टी मिला, एक कैपिटल टी स्मॉल टी मिला और दूसरा मिला स्मॉल टी। आपको 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ जनरेशन मिली। तो कैपिटल टी कितने हैं, 1, कैपिटल टी स्मॉल टी 2 और कैपिटल स्मॉल टी 1। तो ये आपको रेशियो जो मिलेगा वो मिलेगा आपको जीनोटाइपिकली रेशियो, राइट। तो ये हुई F1 जनरेशन एंड F2 जनरेशन जो मेंडल ने परफॉर्म किया था बिटवीन द ट्रू ब्रीडिंग टोल प्लांट्स, राइट, एंड बिटवीन द ट्रू ब्रीडिंग ड्रफ प्लांट। जब उन्होंने ये क्रॉस करवाया तो उनको रिजल्ट मिला, राइट। तो यहाँ से आपको पता चलता है कि हाउ डिड जीन्स कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन या फिर अदर जनरेशन। ठीक है, सो अगर आपको ये प्यूनेट स्क्वायर जो है वो अगर आपको इजीली समझ में आ चुका होगा तो आप लोग इसी के बेसिस पर इसकी जो थियरी है, प्यूनेट स्क्वायर की जो थियरी है वो सेम टू सेम इसी के बेसिस पर आप लिख सकते हो। मतलब कि जो भी हम लोगों ने डायग्राम के अंदर बोला है वही चीज़, या फिर जो भी हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट यहाँ पर देखा वही चीज़ अगर आप थियरी में लिख दो तो इट्स ओके। सो अभी तक हमने जो भी देखा था वो था प्यूनेट स्क्वायर के बारे में। अब हम देखेंगे कि टेस्ट क्रॉस क्या है, राइट। तो टेस्ट क्रॉस के अंदर क्या हुआ, देखो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स तो प्रेजेंट है, हमारे पास डोमिनेंट फिनोटाइप प्रेजेंट है। डोमिनेंट मतलब कि जिसका ज़्यादा मतलब कि जिसके कैरेक्टर्स ज़्यादा रिप्रेजेंट होने वाले हैं वो कैरेक्टर्स हमारे पास प्रेजेंट है, और दूसरे हैं रिसेसिव कैरेक्टर्स, राइट। तो देखो हुआ क्या है, हम लोगों ने रिसेसिव कैरेक्टर्स जो है वो सेम लिए। यहाँ पर WW विच इज़ फॉर वाइट, यहाँ पर भी WW विच इज़ फॉर वाइट। ठीक है, यहाँ पर जो फ्लावर है वो वायोलेट कलर के लिए, ये सोचो कि वायोलेट कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो हमने क्या बोला
डोमिनेंट फिनोटाइप, यहाँ पर हमने क्या कौन से फिनोटाइप लिए या फिर जीनोटाइप कौन से लिए, अननोन जीनोटाइप लिए जो थे WW, यहाँ पर थे कैपिटल W एंड स्मॉल w। अब जैसे हमने टेस्ट क्रॉस में करवाया था ना, वैसे ही यहाँ पर भी हम टेस्ट क्रॉस करवाएंगे। होगा क्या कि जब ये कैपिटल W इस W के साथ मिक्सअप होगा तो जनरेशन कौन सी फॉर्म होगी, कैपिटल W स्मॉल w। ये W जब इस W के साथ, तो आपको चारों चार जो जनरेशन्स जो मिलेंगी वो सेम जनरेशन्स मिलेंगी, राइट। मतलब कि जितने भी फ्लावर्स जो आपको मिलेंगे वो कैसे होंगे, ऑल फ्लावर्स आर वायोलेट। बट अगर हम यहाँ पर देखें तो आपको कैरेक्टरिस्टिक्स में चेंज देखने को मिलेगा। ये आपको कैसे रेशियो में मिलेगा, 50-50 में मिलेगा, 50-50% मिलेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमने क्या लिया, स्मॉल w, यहाँ पर कैपिटल W स्मॉल w, राइट। तो ये जब कैपिटल W इस W के साथ फॉर्म करेगा तो कैपिटल W स्मॉल w बनाएगा। यहाँ पर भी कैपिटल W स्मॉल w, तो यहाँ पर भी वैसे ही ये स्मॉल w जब इस स्मॉल w के साथ मिक्सअप होगा तो वो स्मॉल w बनाएगा, और ये w जब इसके साथ मिक्सअप होगा तो w, मतलब कि 50-50%, और यहाँ पर आपको 100% मिलेगा। तो इसके ऊपर से आपको जो रिप्रेजेंटेशन मिला वो क्या मिला कि अननोन फ्लावर्स इज होमोजाइगस डोमिनेंट, राइट। और यहाँ पर half of the flowers are violet and half of the flowers are white, unknown flower is heterozygous। मतलब कि यहाँ पर जो भी अननोन फ्लावर जो था वो कौन सा कैसा था, होमोजाइगस डोमिनेंट था। यहाँ पर जो भी अननोन फ्लावर जो था वो कैसा था, हेट्रोजाइगस था। क्लियर, समझ में आया। तो ये था टेस्ट क्रॉस। अब हम देखेंगे 3 लॉस, जो भी प्रिंसिपल और लॉस ऑफ इनहेरिटेंस जो है, 3 मेन लॉस जो हैं वो अब हम देखेंगे यहाँ पर, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट एश्योरमेंट। 3 लॉस जो हैं वो अब हम देखेंगे। सो अब हम देखेंगे प्रिंसिपल्स और लॉस ऑफ इनहेरिटेंस, मतलब कि कौन कौन से प्रिंसिपल है और क्या लॉस है इनहेरिटेंस के, वो हम देखेंगे। या फिर वन जीन इनहेरिटेंस, दोनों तरह से आप बोल सकते हो, राइट। सबसे पहला जो हम देखेंगे वो है लॉ ऑफ डोमिनेंस। जैसे कि हम लोग आगे ही उसका मीनिंग पढ़ चुके हैं कि डोमिनेंस मतलब क्या है, रिसेसिव मतलब क्या, कि जिसके कैरेक्टर्स सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिलेंगे उसे हम कहेंगे डोमिनेंस। ज़्यादा जिसके कैरेक्टर्स आपको देखने को मिलेंगे उसे हम कहेंगे डोमिनेंस। जिसके कैरेक्टर्स कम एक्सप्रेस होंगे उसे हम कहेंगे रिसेसिव, राइट। तो डोमिनेंस का मीनिंग पता चल गया। तो उसके ऊपर से ही लॉ ऑफ डोमिनेंस आया है। क्या बोला है आपको, व्हेन 2 डिफरेंट एलियंस फॉर अ कैरेक्टर अकर इन एन ऑर्गेनिज्म, मतलब कि 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलील है, राइट। मतलब कि डिफरेंट कैरेक्टर्स के लिए ओनली वन ऑफ द 2 एलील्स एक्सप्रेस्ड इटसेल्फ, मतलब कि 2 में से कोई भी एक ही एलील ऐसा होगा जो खुद को एक्सप्रेस कर पाएगा, ठीक है। द अदर एलील रिमेन्स अनएक्सप्रेस्ड। क्या होगा कि जो दूसरा एलील जो होगा वो कैसा होगा, अनएक्सप्रेस्ड होगा, मतलब कि वो खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा। द एलील विच इज एक्सप्रेस्ड इज कॉल्ड द डोमिनेंट जीन, मतलब कि जो भी एलील एक्सप्रेस हुआ है उसे हम कहेंगे डोमिनेंट जीन, एंड जो भी एलील जिसका एक्सप्रेस नहीं हुआ है एंड द एलील विच इज नॉट एक्सप्रेस्ड उसे हम कहेंगे रिसेसिव जीन, राइट। तो ये थी डेफिनेशन लॉ ऑफ डोमिनेंस के बारे में। दूसरे कुछ कैरेक्टर्स है वो भी देखते हैं। सबसे पहले आपको बोला है कैरेक्टर्स आर कंट्रोल्ड बाय द डिस्क्रीट यूनिट कॉल्ड द फैक्टर्स। जो भी कैरेक्टर्स होंगे वो कौन कंट्रोल करेगा, फैक्टर्स। फैक्टर्स इन द सेंस जीन्स, जो भी जीन्स होंगे वो सभी कैरेक्टर्स को कंट्रोल करेगा। दूसरी चीज, फैक्टर्स जो भी होंगे वो कैसे होंगे, पेयर्स में होंगे, जितने भी जीन्स होंगे वो पेयर में होंगे। तीसरी चीज, इन द डिसिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर्स वन मेंबर ऑफ द पेयर डोमिनेट अदर इज द रिसेसिव। अगर ऐसा हुआ कि डिसिमिलर पेयर्स प्रेजेंट है फैक्टर की, तो उसके अंदर क्या होगा कि एक जो पेयर होगी वो डोमिनेट होगी, दूसरी जो पेयर होगी वो रिसेसिव होगी। मतलब कि दोनों में से कोई भी एक ही ऐसी पेयर होगी जो एक्सप्रेस होगी, बट जो दूसरी पेयर जो होगी वो एक्सप्रेस नहीं होगी, खुद को एक्सप्रेस नहीं करेगी। तो आपको इस डायग्राम से पता चल जाएगा कि क्या चीज़ है। देखो क्या है,
P फॉर पेरेंट, पेरेंट टू F1, पेरेंट टू F1 जनरेशन है, राइट। पेरेंट में क्या है कि टॉल प्लांट के लिए कैपिटल टी कैपिटल है, ड्वार्फ प्लांट के लिए स्मॉल टी, उन दोनों का क्रॉस करवाया, राइट। तो यहाँ पर से गेमेट कौन से आएंगे, कैपिटल टी आएगा। ड्वार्फ में से गेमेट कौन से आएंगे, स्मॉल टी आएगा। उन दोनों में से जो आपको F1 जनरेशन मिलेगी वो कैसे मिलेगी, कैपिटल टी स्मॉल टी, मतलब कि टॉल प्लांट के लिए आपको जनरेशन मिलेगी। तो यहाँ पर आपको टॉल प्लांट ही मिला, राइट। ड्वार्फ प्लांट क्यों नहीं मिला, क्योंकि जो टॉल प्लांट के जो भी कैरेक्टर्स थे वो खुद को एक्सप्रेस ज्यादा कर पा रहे हैं कंपेयरिंग टू द स्मॉल प्लांट, राइट। मतलब कि ड्वार्फ प्लांट से टॉल प्लांट जो है वो खुद को ज्यादा एक्सप्रेस कर रहा है, इसलिए आपको यहाँ पर जो भी लास्ट में F1 जनरेशन जो मिलेगी वो आपको कैसी मिलेगी, टॉल प्लांट। और यहाँ से आपको जो रेशियो मिलेगा वो कैसा मिलेगा, 3:1 का रेशियो मिलेगा, राइट। मतलब कि 3:1 कैपिटल टी स्मॉल टी आपको 3 मिलेंगे, और जो एक जो जनरेशन होगी F2 जनरेशन होगी उसके अंदर क्या होगा, एक जो जनरेशन हो स्मॉल टी मिलेगी, ठीक है। मतलब इस तरह से आपको जनरेशन मिलेगी। अब नेक्स्ट जो लॉ है वो है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन के मतलब का, सेग्रीगेशन का मीनिंग ही होता है मिक्सअप होना। जब दो डिफरेंट कैरेक्टर्स या फिर दो डिफरेंट एलिल्स जब एक दूसरे के साथ मिक्सअप होकर एक नया एलिल फॉर्म करते हैं या फिर हाइब्रिड फॉर्म करते हैं तो उसे हम कहते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ठीक है। तो देखते हैं क्या है। When a pair of contrasting trails are brought together in a hybrid, कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेल है, दोनों को एक दूसरे के साथ लाया गया है फॉर अ हाइब्रिड। तो टू फैक्टर एलिल्स रिमेन टुगेदर विदाउट मिक्सिंग, दो एलिल्स प्रेजेंट है बट क्या हुआ कि दोनों जो एलिल है वो खुद को रिप्रेजेंट करने के लिए खुद को अलग रखते हैं, राइट। दोनों एक दूसरे के साथ मिक्सअप नहीं हुए हैं। When a gamete are formed from each other, only one gene for an expression of a character, this law is also known as purity of gametes। मतलब कि देखो क्या हुआ कि जब भी गेमेट्स जो हैं वो फॉर्म हुए ईच अदर, बराबर, दोनों जो गेमेट्स थे वो फॉर्म हुए, उसमें से कोई भी एक ही जीन था जिसने अपने कैरेक्टर्स को एक्सप्रेस होने दिया, राइट। तो इसे हम कहते हैं प्योरिटी ऑफ गेमेट्स या फिर लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गेमेट्स या फिर लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ठीक है। तो वो भी डायग्राम से समझते हैं, ओके। तो आप देख सकते हो यहाँ पर क्या है, F1 जनरेशन एंड F2 जनरेशन। F1 जनरेशन में आपको क्या मिला था, कैपिटल टी स्मॉल टी मिला था, कैपिटल टी स्मॉल टी, उन दोनों का क्रॉस करवाया, सेल्फ पॉलिनेशन करवाया, तो गेमेट्स आपको मिले कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। तो उसमें से आपको जो भी F2 जनरेशन मिलेगी वो कैसे मिलेगी, कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी एंड स्मॉल टी स्मॉल टी। तो ज़्यादा आपको क्या मिलेगा, रेशियो कैसा मिलेगा, 3:1 का रेशियो मिलेगा, राइट। और जैसे कि हम लोग आगे पढ़ चुके हैं होमोजाइगस एंड हेटेरोजाइगस। होमोजाइगस का मतलब क्या होगा, बोथ द जीन्स ऑफ अ कैरेक्टर आर आइडेंटिकल इज सेड टू बी होमोजाइगस एंड जेनेटिकली प्योर फॉर द कैरेक्टर, राइट। मतलब कि जितने भी कैरेक्टर्स होंगे वो कैसे होंगे, आइडेंटिकल होंगे, आइडेंटिकल कैरेक्टर्स होंगे, और जिसे हम कहेंगे होमोजाइगस, और उसका जो भी जेनेटिकली जो कैरेक्टर्स होंगे वो भी प्योर फॉर्म में होंगे। हेटेरोजाइगस की बात करें तो बोथ द जीन ऑफ अ कैरेक्टर आर अनलाइक इज सेड टू बी हेटेरोजाइगस और हाइब्रिड। मतलब कि दोनों जो जीन्स के जो कैरेक्टर होंगे वो एक दूसरे के जैसे नहीं होंगे, तो उसके बेसिस पर हम कह सकते हैं कि जो भी कैरेक्टर्स होंगे वो अलग अलग होंगे, और जिसे हम कहेंगे हेटेरोजाइगस या फिर हाइब्रिड। अब हम अगर एक्सपेरिमेंट की बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हो एक एक्सपेरिमेंट है, क्या है, पेरेंट्स कैसे हैं, टॉल ड्वार्फ, राइट। जीन्स गेमेट्स कौन से होंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी। F1 जनरेशन आपको कैसे मिलेगी, कैपिटल टी स्मॉल टी मिलेगी। अब कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल स्मॉल टी, वैसे ही आपको जनरेशन मिलेंगी। अब आपको करना क्या है, F2 जनरेशन फॉर्म करने हैं। तो आप क्या करोगे, देखो यहाँ पर क्या लिया है हमने, कैपिटल टी स्मॉल टी, यहाँ पर कैपिटल टी, दूसरी कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, तीसरी चीज कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है। ये जो एलील है वो सेम है, तीनों के अंदर ये जो एलील्स थे वो सेम है, बट यहाँ पर चेंज हो रहा है, कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है। तो जब इसका आप क्रॉस टेस्ट करवाओगे, जैसे हमने आगे देखा था ना क्रॉस टेस्ट, वैसे ही जब इसका आप क्रॉस टेस्ट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, एक साइड क्या होगा,
कैपिटल टी यहाँ पर, कैपिटल टी स्मॉल टी यहाँ पर। जब उनका क्रॉस टेस्ट आपको मिलेगा तो आपको अलग अलग रीडिंग्स मिलेंगे। फर्स्ट में आप देखो तो आपको टोल प्लांट, चारों चार टोल प्लांट ही मिले। दूसरे रीडिंग देखोगे तो आपको 3 जो प्लांट है वो टोल मिलेंगे, 1 जो है वो ड्राफ्ट मिलेगा। तीसरी रीडिंग्स देखोगे आपको दोनों 50-50% देखने को मिलेंगे, राइट। तो जब हम लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के रिजल्ट की बात करेंगे तो आपको रेशियो क्या मिलेगा। देखो फर्स्ट में क्या था कि सब प्लांट्स टोल मिले थे इसलिए 4। नेक्स्ट जो रेशियो था उसके अंदर 3 जो प्लांट्स थे वो टोल थे, 1 जो प्लांट था वो ड्राफ्ट था। थर्ड में दोनों 2-2 थे, राइट। तो फिनोटाइपिकली अगर हम देखें तो सभी प्लांट्स कैसे थे, टोल प्लांट्स थे। यहाँ पर 3 जो प्लांट थे वो टोल थे, 1 जो प्लांट था वो ड्राफ्ट था, राइट। थर्ड में टोल प्लांट्स भी थे और ड्राफ्ट प्लांट भी थे, दोनों 50-50%। अगर जीनोटाइपिकली अगर हम देखें तो टोल प्लांट कितने थे, 100% प्योर डोमिनेंट थे, राइट। दूसरी बात करें तो प्योर हाइब्रिड डोमिनेंट, राइट, मतलब कि कैपिटल टी स्मॉल टी वो हाइब्रिड तो फॉर्मेशन हुआ है बट वो डोमिनेंट था। अगर प्योर रिसेसिव की बात करें तो आपको एक ही मिला, मतलब कि 75% प्योर डोमिनेंट मिला और 25% आपको प्योर रिसेसिव मिला। बट थर्ड की अगर हम बात करें तो दोनों कैसे हैं, हाइब्रिड है, दोनों हाइब्रिड है, राइट। दोनों कैसे मिले आपको, 50-50% आपको मिले, मतलब कि हाइब्रिड जो मिला वो डोमिनेंट हाइब्रिड भी 50% मिला और प्योर रिसेसिव भी आपको 50% मिला, मतलब कि दोनों आपको इक्वल अमाउंट में मिले। सो अभी तक हम लोगों ने जो भी देखा वो था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। बट लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के अंदर भी 2 पार्ट्स हमको देखने हैं, इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड को डोमिनेंस। अब हम देखेंगे इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या है एंड को डोमिनेंस क्या है, तो उसके बारे में भी हम देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं विद द इनकम्प्लीट डोमिनेंस, राइट। देखो इनकम्प्लीट मतलब कि आधा अधूरा, और डोमिनेंस इन द सेंस जो भी कैरेक्टर्स जिसके प्रेजेंट होते हैं, राइट, मतलब कि जो एक्सप्रेस होते हैं कैरेक्टर्स वो। इसका मीनिंग क्या हुआ कि कुछ कैरेक्टर्स ऐसे होते हैं जो खुद को एक्सप्रेस तो करते हैं बट कंप्लीटली एक्सप्रेस नहीं कर पाते, राइट, मतलब कि 100% वो खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, तो उसे हम कहेंगे इनकम्प्लीट डोमिनेंस, राइट। सो इनकम्प्लीट डोमिनेंस को स्टार्ट करने से पहले हम लोग पहले एक डायग्राम समझ लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, राइट। तो देखो इनकम्प्लीट डोमिनेंस आपको यहाँ से समझ में आएगा। सबसे पहले अगर हम बात करें तो पी जनरेशन मतलब कि पेरेंट जनरेशन की बात की है, तो हम लोगों ने रेड फ्लावर लिया और वाइट फ्लावर लिया है। तो रेड फ्लावर के अंदर जो भी कैरेक्टर्स जो थे वो कैपिटल आर, वाइट के अंदर स्मॉल आर। गेमेट्स कौन से होंगे, यहाँ पर कैपिटल आर होंगे, यहाँ पर स्मॉल आर होंगे, राइट। तो जब आपको व्हाइट एंड रेड दोनों को एक साथ मिक्स करोगे तो आपको F1 जनरेशन कैसे कलर की मिलेगी, पिंक कलर की मिली, मतलब कि दोनों के कैरेक्टर्स को मिक्सअप कर दिया, राइट, और एक अलग ही कैरेक्टर्स उन्होंने फॉर्म किया, मतलब कि जितने भी फ्लावर्स आपको मिले वो कैसे मिले आपको, पिंक कलर के। मतलब कि हुआ ये है यहाँ पर कि एक जो ट्रेड जो था वो दूसरे के ऊपर डोमिनेंट नहीं है या फिर रिसेसिव भी नहीं है, दोनों इक्वल अमाउंट में प्रेजेंट है, राइट। मतलब कि 100% डोमिनेंट नहीं हुआ एक फ्लावर जो है वो दूसरे फ्लावर के ऊपर, या फिर एक ट्रेड जो है वो दूसरे ट्रेड के ऊपर 100% डोमिनेंट नहीं हुआ है, इसलिए आपको यहाँ पर कैसे कलर मिला, पिंक कलर। अब जब आप F1 जनरेशन को क्रॉस करोगे तो आपको F2 जनरेशन मिलेगी। तो यहाँ पर होगा क्या कि एक जो फ्लावर आपको मिलेगा वो पूरा रेड मिलेगा, 2 जो फ्लावर मिलेंगे वो आपको पूरे पिंक मिलेंगे, और एक जो फ्लावर मिलेगा वो आपको पूरा वाइट मिलेगा, राइट। तो अगर हम फिनोटाइपिकली उसका रेशियो देखें तो आपको कैसे मिलेगा, रेड 1, पिंक जो है वो 2 और वाइट 1। जीनोटाइपिकली देखें तो RR 1, कैपिटल R स्मॉल r 2 और स्मॉल r 1। तो इस तरह से आपको पता चलेगा कि जो इनकम्प्लीट डोमिनेंस है वो कैसे एक्सप्रेस होता है, राइट। तो अब हम देखते हैं थियरी में क्या दिया गया आपको।
ओके, तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस जो है वो आपको किसके अंदर देखने को मिला? मिराबिलिस जलापा या फिर ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस। आफ्टर मेंडल सेवरल केसेस वेर रिकॉर्डेड वेर F1 hybrids were no related with either of the parents but exhibits blending, मतलब कि मिक्सचर ऑफ कैरेक्टर ऑफ द टू पेरेंट्स। मतलब कि जब मेंडल ने आगे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए तो उसको कुछ ऐसे रिजल्ट मिले कि F1 जनरेशन जो थी वो हाइब्रिड फॉर्मेशन हो गई। अभी तक हमने क्या देखा था कि F1 जनरेशन में आपको हाइब्रिड फॉर्मेशन होता नहीं दिखा था, राइट। आपको जो भी हाइब्रिड देखने को मिला था वो डायरेक्टली आपको F2 जनरेशन के अंदर देखने को मिला था। बट यहाँ पर हुआ ये कि आपको डायरेक्टली F1 जनरेशन के अंदर ही आपको हाइब्रिड देखने को मिल गया, राइट। बट वो हाइब्रिड जो था वो कैसा था? ना तो वो पेरेंट से रिलेटेड था, मतलब कि किसी भी दोनों में से एक भी एलील से वो रिलेटेड नहीं था, मतलब कि दोनों में से एक के भी कैरेक्टर्स उसके पास नहीं थे, अलग ही कैरेक्टर्स थे। अलग कैरेक्टर्स इन द सेंस दोनों के मिक्सअप कैरेक्टर्स थे, राइट। मतलब कि यहाँ पर आपको ब्लेंडिंग देखने को मिला, ठीक है। देन आफ्टर द इनहेरिटेंस ऑफ फ्लावर कलर इन द डॉग फ्लावर। डॉग फ्लावर का आपको एग्जाम्पल दिया गया स्नैपड्रैगन या फिर एंट्रियम स्पीसीज है। इट्स अ गुड एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड द इनकम्प्लीट डोमिनेंस, राइट। तो जैसे हम लोगों ने आगे मैंने आपको जो टेक्स्ट बुक के अंदर जो डायग्राम समझाया था वही डायग्राम यहाँ पर आपको एक्सप्लेन किया गया है, राइट। रेड जो है वो पेरेंट, वाइट पेरेंट, दोनों का मिक्सअप किया तो आपको पिंक जनरेशन मिली, कैपिटल आर स्मॉल कैपिटल आर एंड डब्ल्यू। यहाँ पर भी कैपिटल आर डब्ल्यू, वहाँ पर हम लोगों ने लिया था कैपिटल आर स्मॉल आर लिया था, यहाँ पर हम लोगों ने वाइट के लिए डब्ल्यू लिया, राइट। इसलिए आपको इजीली समझ में आए उसके लिए। तो आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो तो सेम ही रिजल्ट मिलेगा। एक जो फ्लावर है वो वाइट मिलेगा, दो जो फ्लावर होंगे वो पिंक, और एक जो फ्लावर है वो पूरा वाइट मिलेगा, ठीक है। सो इसी के बेसिस पर आप लोग इनकम्प्लीट डोमिनेंस जो है वो एक्सप्लेन कर सकते हो, राइट। और इसी के बेसिस पर आप खुद से थियरी भी लिख सकते हो कि हाउ डज द इनकम्प्लीट डोमिनेंस टेक्स प्लेस। तो अब हम देखेंगे कंप्लीट डोमिनेंस, राइट। कंप्लीट डोमिनेंस हम देखेंगे, ओके। तो अब हम देखेंगे को डोमिनेंस। जैसे हम लोगों ने पहले देखा इनकम्प्लीट डोमिनेंस, राइट। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या था कि दोनों जो कैरेक्टर्स है वो एक दूसरे के ऊपर डोमिनेट नहीं है, बट दोनों कैरेक्टर्स जो हैं वो अलग अलग ही खुद को वर्क करते हैं और दोनों कैरेक्टर का मिक्सचर आपको मिल जाता है, जिसके बेसिस पर आपको इनकम्प्लीट डोमिनेंस देखने को मिलता है। बट को डोमिनेंस इन द सेंस कोई भी ऐसे एलिल्स या फिर ऐसे कैरेक्टर्स जो एक दूसरे के साथ एक्सप्रेस होते हैं, दो अलग एलिल्स बट वो दोनों एक दूसरे के साथ ही एक्सप्रेस होते हो, तो उसे हम कहेंगे को डोमिनेंस, राइट। को मीन्स के दो चीज़ों का मिलना, राइट। और उसके बेसिस पर जो भी डोमिनेंस आपको दिखता है या फिर मिलता है उसे हम कहेंगे को डोमिनेंस। देखो क्या है आपको, को डोमिनेंस इज द फिनोमेना इन विच टू एलिल्स एक्सप्रेस देमसेल्फ इंडिपेंडेंटली व्हेन प्रेजेंट टुगेदर इन एन ऑर्गेनिज्म। मतलब कि एक सिंगल ऑर्गेनिज्म के अंदर ही दो डिफरेंट टाइप ऑफ एलिल्स प्रेजेंट है, बट वो दोनों अपने आप को आइडेंटिकली एक्सप्रेस कर सकते हैं, राइट। मतलब कि एक जो कैरेक्टर है वो दूसरे कैरेक्टर के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होगा, दूसरा जो कैरेक्टर है वो पहले पर डिपेंडेंट नहीं होगा, बट दोनों कैरेक्टर्स खुद का काम खुद से कर लेंगे और खुद को एक्सप्रेस करेंगे, ठीक है। इन अनदर वन इट इज द फिनोमेना इन विच ऑफस्प्रिंग शोज रिजेम्बलेंस टू बोथ द पेरेंट्स, राइट। मतलब हुआ क्या कि जो भी पेरेंट के पास जो भी कैरेक्टर्स जो प्रेजेंट थे वो ऑफस्प्रिंग के पास प्रेजेंट तो है, बट दोनों के मिक्सचर के फॉर्म में प्रेजेंट। एग्जाम्पल लेते ब्लड ग्रुप, राइट। देखो हमको पता है ABO ब्लड ग्रुप होते हैं। ABO ब्लड ग्रुप्स आर कंट्रोल्ड बाय जीन I। ABO ब्लड ग्रुप तो आपको पता है कि किसी लोग का ब्लड ग्रुप A होता है, किसी का A पॉजिटिव A नेगेटिव, B पॉजिटिव B नेगेटिव, AB होता है, O पॉजिटिव O नेगेटिव होता है, राइट। तो ब्लड ग्रुप्स की बात की है। मतलब बोला क्या गया आपको कि अगर पेरेंट्स जो हैं, राइट, पेरेंट्स का जो भी ब्लड ग्रुप है उसके बेसिस पर उसके ऑफस्प्रिंग का ब्लड ग्रुप होता है, राइट। या फिर हो सकता है कि कोई भी एक पेरेंट का जो ब्लड ग्रुप है वो ज़्यादा डोमिनेंट है, तो ऑफस्प्रिंग में जो भी ब्लड ग्रुप आएगा वो पेरेंट उसी पेरेंट का
होगा, राइट। तो ये सभी जो चीज़ें हैं वो आपको कोडोमिनेंस से आपको पता चलती है। 10. The plasma membrane of the RBCs has sugar polymerase that postulates from its surface and the kind of sugar is controlled by the जीन। मतलब कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है, रेड ब्लड सेल की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होते हैं, मतलब कि सबसे ऊपर की जो लेयर होते हैं सेल वो किससे बने हुए हैं? तो शुगर पॉलीमरेज से बनी हुई है, राइट। द जीन्स आई हैज 3 एलील। आई जिनके पास 3 एलील है, कौन कौन से एलील है? तो आई ए, आई बी एंड आई, राइट। देखो आई 3 एलील्स है। IA and IB produce a slightly different form of sugar while allele I does not produce any sugar। मतलब कि देखो हमने पहले क्या बोला कि RBC जो है उसके ऊपर शुगर पॉलीमरेज प्रेजेंट होता है। वो कौन बनाता है? जीन्स बनाते हैं, मतलब कि जीन उसको कंट्रोल करते हैं। अब बाद में हमने बोला कि 3 टाइप्स के जीन होते हैं। आई जीन्स जो है वो 3 टाइप के होते हैं, IA, IB एंड स्मॉल आई। अब IA एंड IB जो है वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ शुगर्स फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, बट जो स्मॉल आई है वो किसी भी तरह की शुगर फॉर्मेशन नहीं करता, ठीक है। मतलब कि होगा क्या कि कैपिटल IA एंड IB आर कंप्लीटली डोमिनेट ओवर स्मॉल आई, मतलब कि दोनों डोमिनेट होंगे स्मॉल आई के ऊपर, ठीक है। व्हेन IA एंड I आर प्रेजेंट ओनली IA एक्सप्रेसेस बिकॉज आई डज नॉट हैव एनी शुगर। मतलब कि जब IA एंड I प्रेजेंट होंगे एक दूसरे के साथ तो वो रिप्रेजेंट किसको करेंगे? जस्ट IA ही रिप्रेजेंट होगा, जो स्मॉल आई जो है वो रिप्रेजेंट ही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसके पास कोई भी शुगर ही प्रेजेंट नहीं है। एंड सेम इन द केस विथ IB एंड I। और IB की बात करें तो IB के अंदर भी IB जो है वही एक्सप्रेस होगा, स्मॉल आई जो है वो एक्सप्रेस नहीं होगा, क्योंकि स्मॉल आई के पास कोई भी शुगर प्रेजेंट नहीं है। बट व्हेन IA एंड IB आर प्रेजेंट टुगेदर दे बोथ एक्सप्रेसेस देयर ओन टाइप्स ऑफ शुगर। मतलब कि जब IA एंड IB जब एक दूसरे के साथ प्रेजेंट होंगे तो वो दोनों खुद के शुगर को एक्सप्रेस करेंगे, मतलब एक साथ एक्सप्रेस करेंगे। दिस इज ड्यू टू कोडोमिनेंस, राइट। मतलब कि IA के पास अलग शुगर होगी, IB के पास अलग शुगर होगी, बट वो दोनों शुगर अलग अलग तरह से के खुद को आइडेंटिफाई करेगी और एक्सप्रेस करेगी, ठीक है। देयरफॉर द रेड ब्लड सेल्स हैव बोथ AB टाइप्स ऑफ शुगर। और इसी के बेसिस पर जो ब्लड ग्रुप है, रेड ब्लड सेल्स जो है उसके पास A एंड B दोनों टाइप्स के शुगर प्रेजेंट होते हैं। देयर आर 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलील, देयर कैन बी 6 डिफरेंट कॉम्बिनेशन, राइट। मतलब कि 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलील्स प्रेजेंट और उसके ऊपर से 6 डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशंस फॉर्म हो सकते हैं। तो सबसे पहले देखें तो एलील्स फ्रॉम पेरेंट 1, एलील्स फ्रॉम पेरेंट 2 एंड जीनोटाइप्स ऑफ ऑफस्प्रिंग क्या हो सकता है और ब्लड ग्रुप क्या हो सकता है। सबसे पहले देखें तो एलील IA पेरेंट 1 और पेरेंट 2, यहाँ पर भी I है, यहाँ पर भी I है। जीनोटाइप ऑफ ऑफस्प्रिंग क्या होगा? IA और ब्लड ग्रुप क्या होगा? A। यहाँ पर IA एंड IB मिक्सअप होंगे, AB ब्लड ग्रुप। IA एंड I एक्सप्रेस होगा, मतलब कि A ब्लड ग्रुप। यहाँ पर IB एंड IA, राइट। तो IA IB प्रेजेंट होगा, यहाँ पर कौन सा ब्लड ग्रुप होगा? AB होगा। यहाँ पर IB B ब्लड ग्रुप, यहाँ पर IB B ब्लड ग्रुप, यहाँ पर II मतलब कि O ब्लड ग्रुप, ठीक है। मतलब कि किसी भी शुगर प्रेजेंट नहीं है तो वो ब्लड ग्रुप कौन सा होगा? O ब्लड ग्रुप, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा टॉपिक था कोडोमिनेंस वो भी कंप्लीट होता है। आई होप सो आप लोगों को अच्छे से क्लियरली समझ में आ चुका होगा कि हाउ डस लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, सभी चीज़ें हम लोगों ने इस लेक्चर के अंदर कवर कर ली हैं, राइट। टेस्ट क्रॉस, इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन, सभी चीज़ें हम लोगों ने यहाँ पर समझ ली है। एंड हमारा जो अब नेक्स्ट लेक्चर होगा उसके अंदर हम लोग देखेंगे इनहेरिटेंस ऑफ 2 जीन। अभी तक हम लोगों ने देखा था इनहेरिटेंस ऑफ 1 जीन, बट हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसके अंदर हम लोग कवर करेंगे इनहेरिटेंस ऑफ 2 जीन। सो तभी के लिए थैंक यू।